Hello students, my name is Rahul Dede and we will study a chapter known as heat transfer. So first let us write heading heat transfer. ये बहुत ही इजी चैप्टर है ना, और जेईई में इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले हीट ट्रांसफर समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए जो इसमें यूज होंगे, है ना, जो इसमें हमें यूज होंगे। तो सबसे पहला टर्म है हीट, है ना। हीट ट्रांसफर में सबसे पहला है हीट। हीट क्या होता है? हीट की डेफिनेशन आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी 8th या 9th में, है ना। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है ना, जो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करता है और जिसकी वजह से हमें गर्मी या ठंडी महसूस होती है ना। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी एंड बिकॉज़ ऑफ व्हिच वी फील हॉटनेस और कोल्डनेस। चलो ये डेफिनेशन लिख लेते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that flows from higher temperature body to a lower temperature body, है ना, and because of which we feel hotness or coldness. Because of which we feel hotness or coldness, है ना। ये है इसकी डेफिनेशन। जैसे हमारे पास अगर दो बॉडीज है, बॉडी ए, है ना, और यहाँ पे दूसरी बॉडी है हमारे पास बॉडी बी, है ना। ये ए बॉडी हो गई, ये बी बॉडी हो गई। मान लीजिए इसका टेम्परेचर कुछ T1 था, इसका टेम्परेचर कुछ T2 था, है ना। और मान लीजिए हम लोगों ने इसको इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है और कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए T1 इज ग्रेटर देन T2, है ना। T1 इज ग्रेटर देन T2। So according to definition of heat, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हायर टेम्परेचर बॉडी, हायर टेम्परेचर पे ऑब्वियसली ए है ना, तो ए से बी की तरफ एनर्जी फ्लो होगी, उसको हीट एनर्जी बोला जाएगा, है ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना। अच्छा, एनर्जी मतलब क्या होता है ना। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी टाइप की एनर्जी होती है। साउंड एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, है ना, विंड एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। तो ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है। अब कुछ एनर्जी के लिए हमारे बॉडी में कुछ अलग सा सेंसेशन होता है। बॉडी में बोलो या ब्रेन में बोलो, है ना, कुछ एनर्जी को हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर सेंसेशन होता है ना। जैसे मैं साउंड एनर्जी का अगर एक एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है। तो बेसिकली वो क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना, मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ और एनर्जी जो मैंने एनर्जी प्रोड्यूस की वो साउंड वेव के फॉर्म में आप तक पहुंची, है ना, आप तक पहुंची और आपके ईयरड्रम को स्ट्राइक किया, है ना। अब वो जो ईयरड्रम से एनर्जी, है ना, ईयरड्रम से एनर्जी जाएगी ब्रेन तक, ईयरड्रम से एनर्जी जाएगी ब्रेन तक, है ना। तो उस एनर्जी के लिए या उस सिग्नल के लिए ब्रेन के पास एक सेंसेशन होता है कि हाँ ये फलाना आदमी बात कर रहा है ना, वो ये फलाना आदमी बात कर रहा है ना। सिमिलरली जैसे कहीं से रोशनी मेरी आंखों पे पड़ रही है ना, रोशनी पड़ रही है मतलब लाइट एनर्जी मेरी आंखों पे पड़ रही है ना, तो वो जो लाइट एनर्जी मेरी आंखों पे पड़ रही है वो एनर्जी का सिग्नल, है ना, मेरे ऑप्टिक नर्व से या मेरे रेटिना से, ऑप्टिक नर्व से होते हुए मेरे ब्रेन तक जब जा रहा है ना, तो वो ब्रेन के पास उस एनर्जी की एक पर्टिकुलर सेंसेशन है, हाँ, कि भाई वहाँ पे फलाना बल्ब जल रहा है या फलाना कलर की चीज रखी हुई है ना। तो वैसे ही, है ना, वैसे ही जब हम लोग किसी भी एक ऐसी बॉडी को छू लेते हैं जिसका टेम्परेचर, जैसे हम उसे टच करते हैं, है ना, तो हमें बहुत गर्म लगता है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग जब उसको टच कर रहे हैं तो बेसिकली एक एनर्जी है वहाँ पे, है ना, एक एनर्जी है जो हमारे हाथों को छू रही है, हमारी उंगली को छू रही है और वो उस पर्टिकुलर एनर्जी का सेंसेशन फिर से,
है ना, तो इससे हमारे ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन के पास उसके लिए पर्टिकुलर एक सेंसेशन है कि हाँ भाई वहाँ वो चीज़ गर्म है ना, या ठंडी चीज़ को छुएंगे तो हाँ वो चीज़ ठंडी है ना। तो बेसिकली सब कुछ एनर्जी का खेल है ना। तो एनर्जी की वजह से ही हमें, हीट एनर्जी की वजह से ही हमें गर्मी महसूस होती है, हीट एनर्जी की वजह से ही हमें ठंडी महसूस, है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर हम लोग धूप में थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, हमें गर्मी महसूस होती है ना। हमें गर्मी क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमारी बॉडी बाहर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होती है ना। और उसी में अगर कभी कभी हमें बुखार आ जाता है, और बुखार में, है ना, बुखार में कभी कभी ठंड लगती है। अब वो ठंड क्यों लगती है? ठंड इसलिए लगती है हमें क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी हीट एनर्जी रिलीज कर रही होती है ना। उस टाइम पे हमारी बॉडी रिलीज कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है ना। हीट रिलीज करते रहते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और धीरे जैसे जब हमारी बॉडी जब हीट एनर्जी रिलीज करेगी तो हमें ठंडी लगेगी, है ना, हमें ठंडी लगेगी, है ना। तो समझ में आया हमें ठंडी क्यों लगती है, हमें गर्मी क्यों लगती है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस क्यों फील होता है हमें? हॉटनेस तब फील होगा जब हमारी बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी, और कोल्डनेस, है ना, ठंड कब लगेगी? जब हमारी बॉडी हीट रिलीज करेगी, है ना, सिंपल। तो ये था हीट के बारे में। हीट क्या, हम लोग ने क्या बोला, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी, है ना। ऑब्वियसली हायर टेम्परेचर बॉडी है, और ये लोअर टेम्परेचर बॉडी, है ना, और है ना, लोअर टेम्परेचर बॉडी, एंड बिकॉज ऑफ इट हमें हॉटनेस या कोल्डनेस फील होता है ना। ये हमें समझ में आ गया। अब ये हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ क्यों फ्लो कर रही है? यहाँ से यहाँ क्यों फ्लो नहीं कर रही है ना। यहाँ अब ये भी क्वेश्चन आना चाहिए अपने माइंड में कि हीट एनर्जी P1 से ए वाली बॉडी से B वाली बॉडी की तरफ क्यों फ्लो कर रही है, B वाली बॉडी से ए वाली बॉडी की तरफ क्यों फ्लो नहीं कर रही, है ना। तो उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे हीट, यहाँ पे एक टाइप की एनर्जी ज्यादा है ना, और यहाँ पे एनर्जी कम है ना। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है, तो एनर्जी हमेशा ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगी, है ना। जैसे कोई भी चीज नेचुरली अगर हम लोग देखें तो पानी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करेगा, है ना। करंट भी हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। सिमिलरली यहाँ पे एनर्जी भी हमारी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगी, या हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी की तरफ फ्लो करेगी। क्यों ऐसा है? अब ये किसने बोला कि इसके पास हायर एनर्जी है, इसके पास लोअर एनर्जी है? वो भी डाउट आना चाहिए कि यार किसने बोला कि इसके ए वाली बॉडी के पास हायर एनर्जी है, बी वाली बॉडी के पास लोअर एनर्जी है? किसी ने नहीं बोला, है ना। उसके पीछे भी रीजन है ना। एक टाइप की एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं जिसको इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। ये शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में सुना होगा, केमिस्ट्री में नहीं सुना होगा तो फिजिक्स में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये टाइप की एनर्जी के बारे में बात की जाएगी। उसको बोला जाता है इंटरनल एनर्जी, है ना। अभी चलो डेफिनेशन पूरा वर्ड ही लिख लेते हैं, इंटरनल एनर्जी, है ना। अभी इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इट इज बेसिकली सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी, है ना। सम ऑफ मतलब जितने बॉडी में मॉलिक्यूल्स होंगे उनके वो मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे नहीं रहते, है ना, रेस्ट पे नहीं रहते, घूमते फिरते रहते, और मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी होता है ना। अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है ना। अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है ना। अब वो नहीं पता हम लोग को, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हमें और क्लियर हो जाएगा। अभी इतना जानो कि होता है तो कि ये चीज होती है कि मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, है ना। तो सारे मॉलिक्यूल्स के पास ये होती है। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स की जो मैं एनर्जी निकाल के सबका सम करूं तो जो एनर्जी आती है ना, जो टोटल एनर्जी आती है उसको इंटरनल एनर्जी बोला जाता है ना। उसको इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। और ये इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मतलब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। अब इसका फॉर्मूला भी होता है U = F/2nRT, है ना। अब हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग बस इतना जान लेंगे कि हाँ इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, है ना। तो अगर इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता कि U1
बड़ा होगा U2 से, है ना। ऑब्वियसली T1 बड़ा है T2 से, तो U1 बड़ा हो जाएगा U2 से, तो UA बड़ा हो गया UB से। तो यहाँ पे A के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है ना, और B के पास थोड़ी सी एनर्जी है, तो A की बहुत सारी एनर्जी B की तरफ जाने की कोशिश करेगी, है ना। हम लोगों ने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो A की बहुत सारी एनर्जी जो है B की तरफ जाने की कोशिश करेगी, है ना। तो वो जो एनर्जी फ्लो हो रही है ना, वो जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसी को बेसिकली हीट एनर्जी बोला जाता है ना, उसी को हीट एनर्जी बोला जाता है ना। कई कई बुक्स में ये भी लिखा जाता है कि हीट एनर्जी बेसिकली एनर्जी इन ट्रांजिट, है ना, लिख लेते हैं वो स्टेटमेंट भी, हीट एनर्जी इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब ट्रांजिशन, है ना। तो A से B की तरफ जो एनर्जी फ्लो हो रही है, जो अभी तक B की एनर्जी नहीं बनी और ना A की एनर्जी रह चुकी है ना, जो बीच में एनर्जी है उसको हीट एनर्जी बोला जाता है ना। और वो एनर्जी एक बार B के पास पहुंच गई तो B की इंटरनल एनर्जी बोली जाती है ना। यहाँ पे ऐसे दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं कुछ बुक्स में, है ना, कि एक स्टेटमेंट होगा कि चलो ऐसा लिख लेते हैं हम लोग कि A है हायर हीट एनर्जी देन B, है ना, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है A हैज हायर इंटरनल एनर्जी देन B, है ना। हमको ऐसा पूछा जाता है कि बताओ ये कौन सा दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। किसी भी चीज के बाद हम लोग ने यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट हमको पता है क्या है, हीट एनर्जी जो है वो एनर्जी ट्रांजिट है ना, मतलब जो इंटरमीडिएट जगह पे ट्रांजिशन वाले स्टेट में जो एनर्जी रहेगी उसको हीट एनर्जी बोला जाता है ना, उसको हीट एनर्जी बोला जाता है। तो A हैज हायर हीट एनर्जी देन B, गलत स्टेटमेंट होगा। A के पास हीट एनर्जी नहीं है, B के पास हीट एनर्जी नहीं है ना, तो हीट एनर्जी है कहाँ, जो एनर्जी A से B की तरफ फ्लो कर रही है वो हीट एनर्जी है ना। तो A के पास क्या है, A के पास इंटरनल एनर्जी है, B के पास क्या है, B के पास भी इंटरनल एनर्जी है ना। तो हाँ ये बोल सकते हैं कि हाँ A के पास ज्यादा इंटरनल एनर्जी है B से, क्योंकि है ना ये वाले अगर प्रोपोर्शनैलिटी को देखें तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसकी इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होती है, इसलिए हीट एनर्जी A से B की तरफ फ्लो करती है ना। चलिए आप लोग, हाँ चलिए, तो वहां तक आपका अपना हो गया है ना। अब और कुछ बेसिक बात है ना, हीट के यूनिट होते हैं, है ना, हीट का यूनिट होता है, यूनिट के बारे में बात करें तो इसका यूनिट होता है कैलोरी, इसको कैलोरी में मेजर किया जाता है या जूल में मेजर किया जाता है, या और भी एक यूनिट होता है एल, जो सीजीएस में यूज किया जाएगा। कैलोरी इसलिए है क्योंकि पहले हीट को अलग ही चीज बोला जाता है, इसको एनर्जी कंसीडर नहीं किया जाता है ना, तो कैलोरी और जूल में इसको मेजर किया जाता है। तो अब हमको इनके बीच में रिलेशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कैलोरी में हमें दे दिया वैल्यू और हमको जूल में चाहिए, है ना, तो हमको रिलेशन या कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। तो एक कैलोरी होता है 4.18 जूल, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.2 जूल ले लेते हैं, है ना। ये हो गया। अब इसके डायमेंशन भी होते हैं। अब ऑब्वियसली क्योंकि इसको हीट एनर्जी बोल दिया है, एनर्जी बोल दिया मैंने, तो बाकी जो एनर्जी के डायमेंशंस होंगे, है ना, बाकी जो एनर्जी के डायमेंशन होंगे वैसे इसके डायमेंशन होंगे। इसके डायमेंशन क्या होंगे, m1 l2 t-2, है ना। तो ये था, है ना, ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे कि किसी बॉडी को अगर हम लोग हीट देते तो क्या होता है ना। इसको भी फिर से लिख दीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, है ना। बाकी किसी बॉडी को अगर हम लोग हीट देते तो उससे क्या होता है ना। मान लीजिए मेरे पास कोई एक बॉडी है ना, कोई एक बॉडी है, तो मैंने उसको हीट दे दिया, है ना, मैंने उसको हीट दे दिया, बढ़िया सी बॉडी थी, इसका मास था m और इसकी स्पेसिफिक हीट है s, है ना। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, सुना होगा आपने, स्पेसिफिक हीट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, है ना, बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मान लो मैंने इसको हीट दे दिया, गर्म करना शुरू कर दिया इसको, तो
क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा, है ना। अब मान ले किसी ने बोला है ना, इसका टेम्परेचर राइज हो गया, मान ले डेल्टा टी हो गया, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, है ना। अब किसी ने मुझे बोला कि बताओ यार कि इसने हीट कितनी एब्जॉर्ब की, इसने हीट कितनी एब्जॉर्ब की, तो हीट लिखा जाता है ms डेल्टा टी, है ना। हीट का फॉर्मूला लिखा जाता है ms डेल्टा टी। अभी कहाँ से आता है ना, ये हम लोग ने पहले पढ़ा है, हम लोग ने मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, है ना। तो ये होता है कि जब बॉडी को हम लोगों ने हीट किया और उसका टेम्परेचर मान लीजिए डेल्टा टी से चेंज हो रहा है, तो हीट उस बॉडी ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है वो किस तरह से निकाली जाती है, वो निकाला जाता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो ये हो गया तुम्हारी बॉडी कितनी हीट एब्जॉर्ब की। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी हीट रिलीज कर रही है ना, कोई बॉडी हीट रिलीज कर रही है, तो कितनी हीट रिलीज करेगी, है ना। मान ले इसको सराउंडिंग में मैंने रख दिया, है ना, सराउंडिंग में मैंने इसको बहुत गर्म किया और सराउंडिंग में छोड़ दिया मैंने, तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर गिरने लगेगा, है ना। अब वो टेम्परेचर गिरने लगेगा तो चेंज जो आएगा, चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि फाइनल वाला टेम्परेचर इनिशियल वाले टेम्परेचर से कम हो जाएगा, है ना। तो अगर मेरे को बोला जाए कि बॉडी ने कितनी हीट रिलीज की, तो वो भी हम लोग इस सेम फॉर्मूले से निकालेंगे, बस वहां पे Q की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी नेगेटिव आ जाएगा, है ना, डेल्टा टी नेगेटिव आएगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक बॉडी है ना, एग्जांपल के लिए आइस ले लेते, है ना। हमारे पास मान लो आइस है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, आइस 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसको हम लोगों ने सराउंडिंग से पूरी तरह से इंसुलेट करके रख दिया है ना, पूरे सराउंडिंग से बिल्कुल, है ना, कि बिल्कुल 1% हीट एनर्जी नहीं पहुंच पा रही इसके पास, है ना। तो अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो क्या होगा, ये 0 डिग्री आइस भी रहेगा, है ना, 0 डिग्री आइस भी रहेगा, वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर आइस को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ देते तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना। वाटर में कन्वर्ट होने के पीछे रीजन क्या होगा, वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता होगा, है ना। अब इसमें मान ले मैंने इसको हल्की हीट दी, है ना, इसको हल्का सा हीट दिया, है ना। हीट देने की वजह से क्या होगा, ये वाटर में कन्वर्ट होगा, है ना, ये वाटर में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगा, है ना, 0 डिग्री आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा। इस चीज को हम लोग बोलेंगे फेज चेंज, है ना, इस चीज को हम लोग बोलेंगे फेज चेंज। सबसे पहले क्या होगा, 0 डिग्री आइस जो कि सॉलिड में था वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि लिक्विड है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे फेज चेंज। अब देखो ध्यान से, अच्छा एक और चीज, ये जो प्रोसेस होता है, मैंने यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस क्यों लिखा, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है इसको आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। अब ये वर्ड आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, ये केमिस्ट्री में आ चुका होगा अभी तक या नहीं आया होगा, तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, उसमें और मतलब आ जाएगा। अभी बस हमको इसकी डेफिनेशन बताओ। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो गया, है ना, प्रोसेस कैसा था आइसोथर्मल। अब उसको अपने आप तो नहीं हुआ, है ना, अपने आप तो नहीं हुआ, उसको हीट देना पड़ा मुझे, है ना, हीट देना पड़ा। अब हीट मैंने कुछ दी होगी इसको, है ना, मान लिया मैंने इसको हीट दी Q, है ना, हीट दी इसको Q, तो Q हीट देने की वजह से क्या हुआ, इसमें फेज चेंज हुआ। अब यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये वाली चीज लगा सकते हैं क्या, Q इक्वल टू ml डेल्टा टी, नहीं लगा सकते, है ना। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, है ना, यहाँ पे टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन ये मुझे कंफर्म पता है कि इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है ना, बिना हीट के तो ये काम नहीं होगा, है ना, तो हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो यहाँ पे हीट निकालने का तरीका होता है m into L, जहाँ पे m होगा मास, है ना, जितने मास का आइस होगा इस वाले केस में, और L होता है लैटेंट हीट, है ना, लैटेंट हीट क्या होता है, अभी लैटेंट हीट सिंपल यहाँ से लिखा गया है ना। हाँ, तो लैटेंट हीट क्या होता है, लैटेंट हीट इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, है ना, 1 ग्राम या 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज लैटेंट हीट, है ना। इस L को बोला जाता है लैटेंट हीट, है ना। चलो ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले केस में फेज
सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना। कभी कभी क्या होगा, जैसे हम लोग मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ले लें, है ना, वाटर ले ले बढ़िया से 100 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको और हीट करना शुरू कर दे। हमारा मन नहीं मान रहा है, हम लोग इसको हीट करना शुरू कर दे रहे हैं। तो हीट जैसे करेंगे तो ये अपना फेज चेंज करेगा, है ना, फेज चेंज करेगा। तो वाटर जो होगा, वाटर अभी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमको पता है कि फेज चेंज वाला जो प्रोसेस होता है वो 100 डिग्री वो कांस्टेंट टेम्परेचर वाला होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा स्टेट फेज कैसे चेंज हो रहा है, लिक्विड से वेपर में आ रहा है, लिक्विड से गैस में आ रहा है ना। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी अगर मेरे को पूछा है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है ना, तो हीट निकालने का तरीका फिर से वही होगा, m into L। अब यार यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है हमें कि यहाँ पे जो लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से लिक्विड में गैस में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे अलग टाइप की हीट लग रही होगी, यहाँ पे अलग टाइप की हीट आती होगी, है ना। ये हमारा लॉजिक बोलता है कि अच्छा इसमें अलग टाइप की हीट देनी पड़ती होगी, इसमें अलग टाइप की हीट देनी पड़ती है। समझ में आता है ना। ऐसे इसको कैसे सोचे हम लोग, जैसे आइस को हम लोग नॉर्मली छोड़ देंगे, नॉर्मली आइस को छोड़ देंगे, फटाक से पिघल जाएगा, उसमें अलग से गर्म करने की जरूरत नहीं, है ना। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कहां से लाया हम लोग ने, गर्म करके लाया ऑब्वियसली, है ना। अब 100 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर है उसको वेपर में कन्वर्ट करना है तो उसको और हीट देनी पड़ेगी, उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए कुछ हीट अलग से देनी पड़ती है, इसके लिए भी कुछ हीट अलग से देनी पड़ती है। तो वहां पे मास ऑफ सब्सटेंस तो मान लो सेम ही ले लिया हम लोगों ने, तो कुछ एक चीज है जो अलग है ना। तो क्या चीज अलग होगी, वो होगी लैटेंट हीट, है ना, होगी लैटेंट हीट। तो इसके लिए लैटेंट हीट अलग आएगी, इस प्रोसेस के लिए लैटेंट हीट अलग आएगी। तो इस वाले प्रोसेस के लिए लैटेंट हीट जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। और इस वाले प्रोसेस के लिए जो हीट आती है उसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको हम लोग LV से डिनोट करते हैं, इसको LS से डिनोट करते हैं, उसको LV से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी, है ना, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया। जब भी हम लोग किसी बॉडी को हीट देंगे, है ना, किसी बॉडी को हीट देंगे तो या तो उसका टेम्परेचर राइज होगा या तो उसका फेज चेंज हो जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर कोई बॉडी हीट रिलीज कर रही है तो या तो उसका टेम्परेचर गिरेगा या तो उसका फेज चेंज हो जाएगा, है ना। कैसे, मतलब अगर मेरे वेपर पे है ना, मेरे पास वेपर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, उसको मैंने हीट देना बंद कर दिया, सराउंडिंग में रख दिया, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो हीट रिलीज कर रहा है, तो हीट रिलीज करने के बाद कितनी हीट रिलीज करेगा, इतनी हीट रिलीज करेगा, है ना। तो हीट रिलीज करने के बाद, इतनी हीट रिलीज करने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हीट तो हम लोग यहाँ से क्या समझे कि बॉडी को जब हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, फेज चेंज हो सकता है, और जब बॉडी हीट रिलीज करेगी तो भी उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, फेज चेंज हो सकता है। समझ में। अब इसमें एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, है ना, देख लेते हैं, हल्का सा सिंपल सा ग्राफ है। मान लो मैंने Q और T का ग्राफ बनाया तो एक सब्सटेंस के लिए, है ना, मान लो हमारा ये वाला सब्सटेंस ले लेते हैं, इसके लिए मैंने Q और T का ग्राफ बनाया, है ना। तो जैसे जैसे मैंने मान ले धीरे धीरे इसको हीट और कांस्टेंट रेट से मान ले मैं इसको हीट दे रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं हीट दे रहा हूँ उसका टेम्परेचर राइज होते गया मेरे, है ना, टेम्परेचर राइज होते गया, है ना। तो O से शुरू किया मैंने, तो A तक इसका टेम्परेचर राइज होते गया, है ना। और इनिशियली ये सॉलिड स्टेट में थी, तो 0 O से A के बीच में ये सॉलिड स्टेट में थी। फिर क्या हुआ, इसने कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच किया, T1 टेम्परेचर रीच किया, है ना। फिर मैं और उसको सेम रेट से अगर हीट दूंगा तो उसका टेम्परेचर और राइज नहीं होगा, है ना, टेम्परेचर और राइज नहीं होगा, उसका फेज चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे A पे वो 100% सॉलिड स्टेट में था, है ना। B पे आते आते वो 100% लिक्विड स्टेट में आ गया, है ना। B पे आते आते 100% वो लिक्विड स्टेट में आ गया। तो A और B के बीच में क्या है, A और B के बीच में मिक्सचर रहेगा सॉलिड और लिक्विड का, है ना, सॉलिड और लिक्विड का
मिक्सचर रहेगा। अब डिपेंड करेगा कि अपन ने हीट कितनी दी है ना, जितनी हीट देती जाएगा, अगर मान ली इतनी हीट दी है तो इतना परसेंट सॉलिड, इतना परसेंट लिक्विड, है ना। सिर्फ एक यहाँ तक Q1 तक हीट दी है ना, तो Q1 तक हीट देंगे तो 100% सॉलिड रहेगा, और Q2 तक हीट दी तो 100% लिक्विड रहेगा, है ना। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग माने नहीं, हम लोग और उसको हीट दिए जा रहे हैं, तो हीट और दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अभी और इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया, है ना। राइज होते 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 इस C तक आ गया, जहाँ पे टेम्परेचर हो गया मान ले T2, है ना, T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, ठीक है। फिर और हम लोग ने हीट दिया इसको, और हीट दिया तो हम लोग देखते हैं कि यार अब क्या हो रहा है। अच्छा, B से C के बीच में ये कौन से फेज में, कौन से स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था, है ना। फिर और अगर हम लोग ने C के बाद और हीट दिया इसको, तो इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया और इसका फेज चेंज होना शुरू हो गया, है ना। तो C से D के बीच में हमारे पास, है ना, मिक्सचर मिलेगा हमको लिक्विड और वेपर का या गैस का, है ना, लिक्विड और गैस का, है ना। C पे 100% लिक्विड, D पे 100% गैस, है ना। फिर भी हम लोग नहीं माने, हम लोग बोले यार चलो और हीट देते, और हीट दिए जा रहे, तो क्या होगा, इसके बाद और टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और D के बाद पूरा गैस में रहेगा, है ना। D के बाद अगर और हीट हम लोग देंगे तो गैसियस स्टेट में मिलेगा हमको, है ना। अब अच्छा, ये वाली चीज फिर से यहाँ पे कहीं नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास तीन ही स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड तो हो गया, लिक्विड हो गया, अब गैस में होने के बाद और थोड़ी कुछ और स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो ये बेसिक ग्राफ है जो हम लोग को बुक्स वगैरह में मिलेगा। अब इसका थोड़ा सा इसी टाइप का ग्राफ वाटर के लिए भी बनाया जाता, 0 डिग्री से सेल्सियस से शुरू करते हुए, है ना। तो उसके ग्राफ में कुछ अलग नहीं आता, यही ग्राफ आता है, ये ग्राफ नीचे बैठ जाता है। सोचो क्यों, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर हम लोग उसको हीट देना शुरू करेंगे तो वाटर का आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, आइस का फेज चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये वाला ग्राफ अगर इधर शिफ्ट कर दोगे, है ना, इस पूरी चीज को उठा के यहाँ पे बिठा दोगे, ये वाला पार्ट एलिमिनेट कर दोगे, तो वाटर के लिए हो जाएगा, है ना, सिंपल। चलिए लिख लीजिए। तो चलिए अभी बात करते हैं टेम्परेचर की, है ना। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर फिर आपने सुना होगा, टेम्परेचर वर्ड आपने फिर बचपन में सुना होगा, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना। कोई चीज कितनी गर्म है, कोई चीज कितनी ठंडी है ना। ये बेसिकली हमें कौन बताता है, ये हमें टेम्परेचर बताता है ना। चलो लिख लेते हैं, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, है ना। मतलब हमारे पास कोई दो बॉडी है, फिर से वही वाली बॉडी ले लेते जो मैंने पहले यूज की थी, ए वाली बॉडी, और अपने पास है बी वाली बॉडी, है ना। मान ले मैंने इसको छू के देखा, है ना, ये ज्यादा गर्म लग रही है, ज्यादा हॉट लग रही है ना। बी को छू के देखा, ये कम हॉट लग रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, है ना। अगर ये हॉट है और ये थोड़ी नॉट सो हॉट, है ना, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि इसकी कोई इसके पास एनर्जी ज्यादा है। कौन सी एनर्जी, है ना, इंटरनल एनर्जी। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, या ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसके पास टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, है ना, ये हम लोग बोल सकते हैं। ये जो टेम्परेचर की डेफिनेशन है बेसिकली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आती है ना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत बेसिक सा लॉ है, हालांकि इसको हम लोग को वहीं पे पढ़ना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा लॉ है ना। ये बोलता है कि अगर हमारे पास दो बॉडी है, ए और ये बी, हमारी कहानी ए बॉडी से बी बॉडी के बीच में ही रुक जा रही है ना। हमारे पास एक दो बॉडी है, बॉडी ए बॉडी बी, है ना। और ये बोलता है कि अगर मान लो ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, ए और बी कैसे है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि ए और बी के बीच में हीट ट्रांसफर होना बंद हो गया है ना। ए और बी के बीच में हीट ट्रांसफर होना बंद हो गया है ना। तो अगर ये बोलता है कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, और बी एंड सी, है ना, बी एंड सी सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, एक और चीज जिसमें हम लोग कंसीडर करते कि सराउंडिंग में कोई लॉसेस नहीं है, लॉसेस नहीं हो रहे,
है ना, सराउंडिंग में सराउंडिंग से इसको इंसुलेट किया है, इनको इंसुलेट कर दिया है ना। तो बोलता है कि ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी सेपरेटली अलग से थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, तो ये बोलता है कि ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, है ना, ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, है ना, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, है ना। ये सिंपल सा लॉ है, ये सिंपल वही लॉ है जो हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं कि अगर a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, तो a इक्वल टू c, है ना। बहुत सिंपल सा लॉ है ये। हालांकि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं कहीं जगह वैलिड नहीं होता है, जैसे मैंने बोला कि मैंने बोला a b को जानता है ना, और b c को जानता है ना, तो क्या a c को जानेगा? बोल नहीं सकते, है ना, डिपेंड करेगा, है ना, डिपेंड करेगा। तो वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इतना वैलिड नहीं है, लेकिन मैथ्स में और इन पर्टिकुलर चीज में वैलिड है ना। सिंपल सा लॉ है कि ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, है ना। अब ऐसा बोला गया कि यार ए बी सी तो मैंने तीनों अलग अलग बॉडीज ले ली, है ना, तीनों अलग अलग बॉडीज ले ली, तो क्या चीज तीनों में सेम है जिसकी वजह से हीट फ्लो नहीं हो रहा है ना, क्या चीज तीनों में सेम है जो जिसकी वजह से हीट फ्लो नहीं हो रहा है, और जो चीज सेम है उसको बोला जाता है टेम्परेचर, उसको बोला जाता है टेम्परेचर। तो बोला जाता है कि ए के पास, बी के पास और सी के पास सेम टेम्परेचर है ना, ए बी सी तीनों सेम टेम्परेचर पे है, इसी की वजह से इनके बीच में हीट फ्लो नहीं हो रही है ना। यहाँ से ये डेफिनेशन आती है, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, वो तो बेसिक वाला है ना। अभी हम लोग ने यहाँ पे और समझा कि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से किस तरह से टेम्परेचर निकल के आता है, टेम्परेचर क्वांटिटी यहाँ से डिराइव होती है ना, ये हमको समझ में है। अच्छा, कुछ बुक्स में एक और डेफिनेशन, ये तो नीचे वाला लिख लो, मिटा लो, में ये काम का नहीं यहाँ पे। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है कि इट गिव्स द टेम्परेचर के बारे में, है ना, इट गिव्स द measure of internal energy possessed by body, है ना। तो टेम्परेचर बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि टेम्परेचर एक आइडिया देता है अपने को कि उस बॉडी के पास इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, है ना। ये तो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ही बात की थी कि इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी। अब मैंने बोला है मेरे पास दो बॉडी है, एक के पास टेम्परेचर T1 है, दूसरे के पास टेम्परेचर T2 है ना। तो इसके पास कौन सी ऐसी टेम्परेचर की वजह से इसके पास क्या ऐसी चीज है जो B से ज्यादा है ना, तो वो है एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी, है ना। तो ये होता है टेम्परेचर के लिए, है ना। तो टेम्परेचर बेसिकली हॉटनेस और कोल्डनेस को बता देंगे, तो बचपन वाली डेफिनेशन है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा समझदार हो गए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक आइडिया देता है कि किसके पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा है ना। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, है ना, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, केल्विन, या है ना, या ल्यूमर, है ना, या अपनी स्केल पे बना सकते हैं। ये वाला पार्ट आप लोगों ने शायद थर्मोमीटर में पढ़ा हो, है ना, नहीं पढ़ा हो तो बता देना, इस पर भी वीडियो बना होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका यूनिट, डिफरेंट यूनिट्स। अच्छा, और इनका कन्वर्जन भी होता है ना, यही पे बता देता हूँ नहीं तो, है ना, कन्वर्ट एक फॉर्मूला लिखना है ना। तो अगर मुझे ऐसा दे दिया कि मान ले फ़ारेनहाइट में वैल्यू दे दी और मेरे को डिग्री सेल्सियस में चाहिए और मुझे निकालना आना चाहिए, है ना। तो इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला चलता है जो हम लोग थर्मोमेट्री में पढ़ते हैं कि क्या करो, है ना, C माइनस 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273 इक्वल टू R माइनस 0 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 0,
है ना। तो बेसिकली कन्वर्जन फैक्टर है, अगर सेल्सियस फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी है, सेल्सियस में निकालनी है तो इसको इक्वेट कर दो, है ना। और ये अगर केल्विन में दिया है, फ़ारेनहाइट में निकालना है तो इसको इक्वेट कर दो, या तो केल्विन में दिया डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो उसको तो हम लोग को कन्वर्ट करना आती है ना। डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो तो केल्विन में वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो न्यूमन में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से यूज करेंगे। बेसिकली अगर कोई भी स्केल अपने को दी है ना, कोई भी एक्स स्केल दी है ना, एक्स स्केल दी है ना, तो एक्स स्केल अब उसमें अगर मेरे को सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है ना, एक्स स्केल दी गई, बोला गया कि एक पर्टिकुलर स्केल मैंने बनाई है जिसमें बॉइलिंग जिसमें रीडिंग आई है कुछ 32, है ना, 32 या 35 कुछ, है ना। तो बताओ सेल्सियस में कितना रीडिंग आएगी। तो स्केल के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि मान ले उसमें x रीडिंग है तो x माइनस उस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय उस स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस उसी स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। इसको बस इक्वेट कर देना है ना। उसमें से x की वैल्यू आ जाएगी या c की वैल्यू आ जाएगी, या किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए तो इस चैप्टर पे आते हैं फिर हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में बेसिकली हम लोग 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है ना। और जो 3 मोड्स होते हैं, एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन, है ना। सिंपल। अभी बस इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा ही बात करेंगे, इसको डिटेल में हमको धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे मान ले, है ना, मेरे पास फिर से वही वाली बॉडी ले लेते हैं अपन जो मैंने स्टार्टिंग में दी, क्यों फालतू कचरा करें, है ना। तो ए बॉडी ले ली, बी बॉडी ले ली, टी इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, है ना। मान लो मैंने इनको एक कंडक्टिंग रॉड से, है ना, जो अच्छे से कंडक्ट करता है, जैसे आयरन रॉड हो गया, है ना, उसको ले लिया और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, है ना, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि बी का जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, ए का टेम्परेचर फॉल करेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है ना, एनर्जी यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है। तो इस वाले मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग कंडक्शन बोलेंगे, है ना। इसको बोला जाता है कंडक्शन, है ना। डिटेल में बात करेंगे, अभी बस हल्का सा इंट्रोडक्शन कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन यहाँ पे हम लोगों ने देखा, है ना। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन में तुमने देखा होगा, है ना, सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आता है तुम्हारा कन्वेक्शन, है ना। कन्वेक्शन यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने, कन्वेक्शन देखा होगा जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, है ना। पानी को ऑब्वियसली हम लोग नीचे से गर्म करते हैं कि ऊपर से लगा के ला देते हैं? ऑब्वियसली बात है कि नीचे से गर्म किया जाता है इसको, है ना। तो जब इसको नीचे से गर्म करेंगे तो कंटेनर पहले गर्म होगा और कंटेनर के बाद जो फर्स्ट लेयर ऑफ वाटर होगी वो सबसे पहले गर्म होगा जो कंटेनर के कांटेक्ट में है ना। तो यहाँ तक तो मुझे समझ में ही नहीं, चलो यार ये चीज यहाँ पे लेयर ऑफ वाटर गर्म हो गई, ये मुझे समझ में आएगी। लेकिन मैं अगर ऊपर भी उंगली लगा के देखूं, टॉप यहाँ पे अगर मैं उंगली लगा के देखूं फिर भी मुझे गर्म लगता है, मतलब यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हुई है ना। तो इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कंडक्शन किस तरह से दिखता है, कन्वेक्शन किस तरह से दिखता है ना। और नेक्स्ट आता है तुम्हारा रेडिएशन। थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन क्या होता है, चलो पहले रेडिएशन कहाँ पे देखा वो मैं बता देता, है ना। जैसे धूप में खड़े हो गए हम लोग थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर के बाद आपको गर्मी लगने लगती है। क्यों गर्मी लगने लगती है? क्योंकि हम लोग बाहर से हीट एब्जॉर्ब करते हैं। अब बाहर में हीट कहाँ से आई? वो सन से आई, है ना। अब वो सन से जो हीट आई, ऐसा तो नहीं सन में हम लोग ने रॉड घुसा के रखा है कि चलो वहां से हीट लेते हैं, ऐसा तो नहीं करते, है ना। हम लोग ने, है ना, मतलब बोलने का मतलब ये है कि हम लोग ने कोई मीडियम नहीं लगा के रखा सन से हमारे अर्थ तक, है ना। तो भी हीट एनर्जी आती है ना, तो भी हीट एनर्जी आती है, तो भी मुझे गर्मी महसूस होती है ना। तो ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है ना, ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। सिंपल डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन भी नहीं लिखी हम लोगों ने,
थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया, कंडक्शन कहाँ पे दिखेगा, कन्वेक्शन कहाँ पे दिखेगा, रेडिएशन कहाँ पे दिखेगा, बस हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें डिटेल में बात करेंगे, कंडक्शन में किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है ना, कितने रेट से हीट ट्रांसफर हो रही है ना, कोई डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लगा देंगे हम लोग, तो उसमें किसमें सबसे ज्यादा रेट से हीट ट्रांसफर होगी, है ना, ये हम लोग बात करेंगे, है ना, किस तरह से ट्रांसफर होगी ये बात करेंगे। कन्वेक्शन में ये तो मैंने सिर्फ बताया कि हाँ ऐसा होता है, वो एक्चुअली में होता कैसा है, किस तरह से हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। रेडिएशन में किस तरह से एनर्जी आ रही है मेरे तरफ, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो अभी के लिए थैंक यू, है ना। तो हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक्स हमारा क्लियर है अभी, है ना, इतना बेसिक्स हमको चाहिए होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीट ट्रांसफर में और बात करेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को लेके, है ना।